हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज किसी वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, जिन कैंडिडेट के एग्जाम 2022 में बिहार आईटीआई या फिर बिहार पॉलिटेक्निक के होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में, चाहे आप बिहार आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार पॉलिटेक्निक की, बिहार पॉलिटेक्निक में पैरामेडिकल या फिर बिहार पॉलिटेक्निक में बहुत सारे अलग कोर्स होते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक ही करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो मैंने आपको बार बार ये बातें बता रखी है कि जब भी आपको गतिज ऊर्जा की बात आएगा, यानी कि जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि की बात आएगा, तो उसमें आपको ऑप्शन में वेग या फिर गति होगा। यानी कि गति ऊर्जा में तभी वृद्धि होगा जब आपको वेग में वृद्धि हो या फिर गति में वृद्धि हो। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे गति दिया गया है, इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में गति न देकर वेग दिया रहता तो वेग भी इसका राइट आंसर हो जाता। बिल्कुल आपको इन बातों को भी याद रखना है। साथ ही आपको गतिज ऊर्जा के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसका एक कॉमन फॉर्मूला होता है, जिसके माध्यम से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। ये होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ठीक है, आप सभी कैंड को इस फॉर्मूला के बारे में जानकारी होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, जो कि आपको इन बातों को याद रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थित ऊर्जा क्या होती है। तो जैसे जैसे आपको ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे आपको स्थिति ऊर्जा भी बढ़ती है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही मैंने आपको बताया था कि स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है, ये होता है आपको mgh। ठीक है, ये होता है mgh, जो कि ये भी कॉमन फार्मूला है और इसके माध्यम से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो सिर्फ आपको इसके फॉर्मूले के बारे में याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाले कुल बल क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत सारे कैंडिडेट हल नहीं कर पाएंगे और इसका रीजन सिंपल सा है कि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि आपने अच्छी तरह से बुक को नहीं पढ़ा है। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है कि सर कौन सा बुक लें। तो देखिए, मैं प्रैक्टिस सेट के बारे में बहुत ही जल्द एक बुक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको आप ले लीजिएगा, जिसको आप खरीद कर पढ़ सकते हैं और वहाँ से आपको अच्छा खासा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। और आप थ्योरी के लिए आप सिंपली लुसेंट का बुक पढ़िए। साथ ही जो हमारे चैनल के माध्यम से क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको क्वेश्चन को कीजिए, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि अच्छा है। हालांकि मैं सारे क्वेश्चन अच्छे ही कराता हूँ और सारे क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं, लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड का प्रयुक्त होने वाला बल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, जब दोनों बल ये आपको एक दूसरे के विरुद्ध प्रयुक्त होंगे तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला जो कुल बल होगा ये आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, m/2 द्रव्यमान में कोई वस्तु जिसका वेग 2v है तो इसका संवेग क्या होगा। देखिए, हाल के मैंने आपको बता रखा है कि संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है mv। आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा, मैंने इस फॉर्मूला को न जाने कई बार आपको बताया है। अगर आप हमारे रेगुलर क्लास करते हो तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा। लेकिन यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट देखेंगे, जो कि यहाँ मेंशन किया है कि द्रव्यमान है m/2 है और जो इसका वेग है 2v है, तो फिर संवेग बराबर क्या होगा। तो सिंपली आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर आप कैसे देंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि होता है p बराबर mv। ठीक है, होता है ना, मैं इसको थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ, होता है mv। ठीक है, तो अब हम लोग m के बराबर m की जगह क्या रखेंगे, तो हम लोग m की जगह रखेंगे, यहाँ से m की जगह रखेंगे क्या, यानी द्रव्यमान यानी कि m/2। यहाँ से हम लोग लिखेंगे m/2।
2 हो गया। यहाँ पे गुणा है तो गुणा हम लोग कर देंगे। इसके बाद है 2v, तो 2v यहाँ से हम लोग कर देंगे। अब जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और फिर लास्ट में क्या बच जाएगा, mv ही बच जाएगा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए mv ही हो जाएगा, जो कि ऐसे भी आपको संयोग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुण वेग यानी कि p बराबर mv होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन जब क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा देखने के बाद लगता है कि इसका जो राइट आंसर होगा कहीं mv स्क्वायर ना हो जाए, कहीं mv स्क्वायर ऐसे ना हो जाए, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूजन में हो जाएंगे, जो कि आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस फॉर्मूला पर जो दिया गया उसको आप रखेंगे, आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है गति का दूसरा समीकरण और उसके बीच संबंध क्या है। देखिए मैं बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, जिसके माध्यम से आप कभी भी यहाँ पे गति के समीकरण के बारे में नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखना है कि गति का नियम किसने दिया था और गति का समीकरण किसने दिया था। देखिए ये दोनों बातें अलग है, बिल्कुल आप सभी कैंड को याद होना चाहिए। बहुत सारे कैंड बोलते हैं कि गति का समीकरण न्यूटन ने दिया था, तो बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, जो गति के नियम थे ये आपको न्यूटन ने दिए थे। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप कभी आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। जो गति का समीकरण है ये आपको गैलीलियो ने दिया है और गति का नियम ये न्यूटन दिया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गति का नियम न्यूटन ने दिया है। ठीक है, और गति का समीकरण जो है ये आपको गैलीलियो ने दिया है। और हम लोग क्या करते हैं कि दोनों जगह हम लोग न्यूटन को क्लिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो गति का समीकरण है ये न्यूटन ने दिया है, लेकिन जो गति का देखिए मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ और यहाँ पे गलती हो जा रहा है मुझे से ही। ठीक है, तो अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गति का नियम न्यूटन ने दिया था और गति का समीकरण जो कि यहाँ मेंशन किया है क्वेश्चन में, गति का समीकरण एक गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि जो गति का समीकरण है एक फर्स्ट समीकरण क्या है, तो फर्स्ट समीकरण है आपको v बराबर u प्लस at। आप सभी कैन जानते हैं ये फर्स्ट समीकरण है। सेकेंड समीकरण क्या है, s बराबर है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि गति का दूसरा समीकरण समय और किसके बीच आपको संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण दिया गया है, तो हम लोग सिर्फ दूसरे समीकरण को लेंगे और पहला समीकरण को हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सारा मिटाता हूँ। मैं फिर से गति का दूसरा समीकरण लिखता हूँ। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण क्या है, ये होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थोड़ा आपको देखने में अच्छा सा नहीं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ नहीं बुझाएगा, लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि मैं जो लिख रहा हूँ उसको मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, s बराबर क्या है, s यानी कि विस्थापन, ut प्लस, ये प्लस है, ये प्लस का सिंबल है, और 1/2 at स्क्वायर है सेकेंड समीकरण। ठीक है, अब आपको कैसे इसके बीच दूरी या फिर संबंध फाइंड करना होगा, कैसे आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है कि दोनों तरफ जो a है या फिर u है इसको सिंपली 0 मान लेना है। देखिए जैसे u है तो हम लोग u को इसको काट देंगे, यानी कि उसको हम लोग हटा देंगे। a है इसको हम सिंपली से हटा देंगे। ठीक है, अब क्या मेंशन किया गया, यहाँ से विस्थापन बच गया और यहाँ पे t यानी कि समय बच गया। तो यहाँ पे समय ऑलरेडी दिया गया है और यहाँ पे s यानी कि विस्थापन बच गया। विस्थापन को स्थिति भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्थिति या फिर विस्थापन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अपने मन से आपको u के जगह को और a के जगह को हमेशा हटा देना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ से स्थिति और यहाँ पे टाइम ले लेंगे। ठीक है, मैं फिर से एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट समीकरण की बात किया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण था और गति का पहला समीकरण जो है v बराबर u प्लस at। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि यह किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो मैंने आपको अभी भी बताया कि आपको u और a को काट देना है, यानी कि यहाँ से हटा देना है। तो हम लोग u और a हटा देंगे। अब देखिए जो गति का फर्स्ट समीकरण है किसके भी संबंध दर्शाता है, तो v से यानी वेग हो जाएगा और t से हो जाएगा समय। तो वेग और समय के बीच गति का पहला समीकरण दर्शाता है। तो सिंपली आप इसी ट्रिक को अपनाइएगा और बिल्कुल आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे, वरना आपको याद करने में बहुत ही परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। बिल्कुल ये सही है, तो हमको सही नहीं बताना, हमको गलत बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, वस्तु का भार ध्रुव पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, जो कि गलत है। ठीक है, ये जो दो ऑप्शन यानी कि बी में जो दिया गया है बिल्कुल गलत है, उनको गलत ही बताना है, इसीलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सी में देख सकते हैं मेंशन किया गया, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है, बिल्कुल सही है।
और डी ऑप्शन देख सकते हैं वस्तु को अधिक ऊंचाई ले जाने पर इसका भार कम हो जाता है, भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन की गलत बताना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि वस्तु का भार ध्रुव पर न्यूनतम होता है, न्यूनतम नहीं होता है, जब ध्रुव पर जाएगा तो अधिकतम हो जाएगा और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो त्वरण का जो मान होता है ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सॉरी 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर क्यों आता है, तो ये आता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में जब देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे कोई लिखा नहीं गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार एक बल होता है जो कि भूमि की ओर खींचता है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण होता है तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण पर क्लिक कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यही राइट आंसर होगा। एक बल है जो कि गुरुत्वाकर्षण कहते हैं हम लोग, जो कि भूमि की ओर खींचता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है दाब बराबर क्या होता है। तो दाब बराबर होता है उच्छेद बटा में क्षेत्रफल, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, जो कि आप सभी कैंड को याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कौन सी यहाँ पे तरंगधर पैदा होती है या फिर होती है। तो इसमें होता है अनुदैर्ध्य तरंग, और अनुदैर्ध्य तरंग हम लोग ध्वनि तरंग को भी कहते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल ये बातें याद रखना होगा। और अनुप्रस्थ तरंग के जो एग्जाम्पल हैं ये हैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर प्रकाश जो है, ये भी आपको अनुप्रस्थ तरंग के अंदर ही आता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं मेंशन किया गया निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थों में से हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं स्थिर अनुपात के नियम, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही आपको एक बात और याद रखना है कि स्थिर अनुपात के नियम किसने दिए थे, तो ये आपको जोसेफ प्राउस्टेट के द्वारा ये स्थिर अनुपात के नियम दिए गए थे, जो कि आप सभी कैंड को याद होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है अणु शब्द से परिचय किसके द्वारा 1896 में आसपास कराया गया था। तो ये था आपको विलियम ओस्टवाल्ड के द्वारा ये आपको अणु शब्द का परिचय कराया गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को किस रूप में जानते हैं। तो ये इससे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि आपको याद रखना होगा, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अणु का गणना यहाँ पर होगा, गणन दिया लेकिन गणना होगा, अणु का गणना करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं परमाणुकता, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल मैं सिंपल से बताता हूँ। जैसे कि हम लोग H2O की बात करें, जल। ठीक है, अब अगर पूछ लिया जाएगा कि H2O की परमाणुकता कितनी है, तो यहाँ पे इसका H2O का जो परमाणुकता है ये आपको 3 हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन 2 और ये ऑक्सीजन 1, यानी कि यहाँ पे इसका जो परमाणुकता हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए H2SO4, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कि परमाणुकता कितना होगा, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, और यहाँ पे क्या सल्फर 1 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 2 6 1 7, तो इसका जो परमाणुकता हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर परमाणुकता होगा, लेकिन परमाणुकता कैसे ज्ञात करते हैं मैंने इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किए गए एक धातु के उस गुण को क्या कहते हैं जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है, तो उसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तन्यता और आघातवर्धनीय के बारे में आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे जो तन्य धातु है वो आपको सोना है, इसके बाद चांदी है, और आघातवर्धनीय भी आपको सोना और चांदी होता है, जो कि आप सभी कैंड को याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, और कौन सी होती है। एक क्वेश्चन बहुत ही बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है, कौन सी वो अधातु है जो कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, तो वो है ब्रोमीन, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही आपको याद रखना है कि ब्रोमीन का
परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या आपको 35 होता है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। तो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ कि आखिर का सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालना है। जैसे मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ, H2O। मैं एक सिंपल सा एग्जाम देता हूँ, जिससे कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जल में या फिर H2O में सूत्र द्रव्यमान या फिर इसका इकाई द्रव्यमान कितना होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो हम लोग हाइड्रोजन का परमाणु संख्या ये सबसे पहले देखेंगे, परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। तो हम लोग द्रव्यमान से मतलब है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 1 गुणे 2, इसके बाद यहाँ पर करेंगे प्लस, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 16 और इसका परमाणु भार होता है कितना, परमाणु संख्या होता है 8 और परमाणु भार होता है 16। ठीक है, तो हम लोग 16 करेंगे, तो 16 और 2 18, यानी कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा ये हो जाएगा 18। ठीक है, मैं आपको सिंपली अब इसका बताता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। ठीक है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20 और इसका जो परमाणु भार होता है ये होता है 40। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल 40 लिख देंगे। और मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, लेकिन इसका परमाणु जो भार होता है ये होता है 16। तो हम लोग 40 और 16 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 56, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता है, इन जो भी आपको इकाई द्रव्यमान निकालने के लिए बोला है उसका आपको परमाणु द्रव्यमान लेकर उसको ऐड कर देना है, आसानी से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, कौन सी संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको न्यूट्रॉन निकालना होगा तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं और यहाँ पे न्यूट्रॉन निकल जाती है। जैसे कि हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और इसका जो परमाणु भार होता है ये होता है 23। तो अगर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है या फिर कैसे आप निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो हम लोग 23 में से 11 घटा देंगे, हो जाएगा कितना 12। तो इसमें आपको न्यूट्रॉन की संख्या 12 हो जाएगा। तो सिंपली से आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है, तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको परमाणु संख्या होगा उसी को हम लोग प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे परमाणु संख्या अगर N है तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या भी यहाँ पे N ही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे, जितना आपको परमाणु संख्या होता है वहीं जो होता है प्रोटॉनों की संख्या भी होती है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात का मिश्रण एक्रोजिया कहलाता है, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बहुत सारे कैंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A और D नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कैंट यहाँ पे 3:1 और 1:3 में फंस जाते हैं, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, ये सूत्र होता है नाइट्रिक अम्ल का। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपको HCl। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना होगा, तो देखिए HCl में आपको 3 यहाँ पे अक्षर हैं, देखिए HCl 3 अक्षर है, तो आपको याद रखना है कि HCl का जो अनुपात होगा 3 होगा, यानी कि हमेशा बाटा में आपको 3 होगा। यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1:3 होगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे 1:3 और 3:1 में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे सबसे पहले 1 होगा, इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए ये अनुपात में 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। तो मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में बताया है कि 1909 ईस्वी में पीएच स्केल की खोज आपको सोरोनसन के द्वारा किया गया था। और जब 7 से इधर आएगा यानी कि 6, 5, 4, 2, 3, 1, 0, तो ये आपको अम्लीय होगा। और जब 7 से आगे बढ़ेगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक लास्ट होता है, ये आपको क्षारीय होगा। तो पूछा गया कि सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो जब आपको 0 हो जाएगा ये सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, और सबसे क्षारीय कब होगा, जब पीएच मान आपको 14 हो जाएगा तो ये सबसे क्षारीय हो जाएगा, और पीएच मान 7 होगा तो ये उदासीन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन घटक पत्तियों को हरा प्रदान करता है। तो पत्तियों का जो रंग हरा होता है ये आपको क्लोरोफिल के कारण होता है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और आपको भी इसका आंसर मालूम होना चाहिए। साथ ही कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में आपको मैग्नीशियम होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशी उत्तक जो होते हैं ये आपको 3 प्रकार के होते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि जो पेशी उत्तक है
जो पेशी उत्तक है ये आपको संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक के जो उदाहरण है वो है आपको रक्त, हड्डी, जो कि आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो जाइलम है, जाइलम आपको जल के लिए उत्तरदायी होता है और जो फ्लोएम होता है ये भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भोजन। अगर यही क्वेश्चन में जाइलम होता है फ्लोएम की जगह, उसमें आपको हम लोग पानी पर क्लिक करते हैं, बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइम देखिए मेंशन किया गया नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे जो मजबूत होता है वो होता है स्क्लेरेंकाइमा और सबसे ये मजबूत होता है, साथ ही मृत कोशिका का भी बना होता है। ठीक है, और ये नारियल की जो छाल होती है बहुत ही मजबूत होती है, इसीलिए इसका जो निर्माण है ये आपको स्क्लेरेंकाइमा के द्वारा होता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और जब मुलायम की बात किया जाएगा तो उसमें आपको स्क्लेरेंकाइमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है। तो मानव शरीर का सबसे जो मुख्य हिस्सा होता है ये आपको पानी का बना होता है। ठीक है, जो सबसे अधिक हिस्सा बना होता है ये आपको पानी का ही बना होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है बालों का रंग किसके कारण होता है। जो बालों का रंग होता है काला भूरा, ये किसके कारण होता है। तो ये आपको मेलानिन के कारण होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ से आपको बहुत सारे कारण पूछे जाते हैं, जैसे कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, ये यूरोक्रम के कारण होता है। जो हम लोग लाइटिंग करते हैं उसका रंग पीला क्यों होता है, ये यूरोबिलिन के कारण होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, ये लाइकोपिन के कारण होता है। तो ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट कारणों वाले क्वेश्चन है मैं इसका इमेज आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका PDF या फिर इमेज मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया इंजाइम मूलतः होते हैं। तो इंजाइम जो है मूलतः ये आपको प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन किससे माध्यम से बने होते हैं। तो प्रोटीन आपको एमिनो एसिड से बने होते हैं, जो कि आप सभी कैंड को स्टेप बाय स्टेप पूरा कॉन्सेप्ट बताया, साथ ही मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही आप अपना स्कोर जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।